आज यार मेड ने खाना बनाया तो टमाटर खत्म हो गए। बिना टमाटर के सब्जी खानी पड़ी यार। लेकिन ये रेसिपी अच्छी थी मेरे को, अच्छी लगी। अच्छा लगा ना आपको? मतलब मैं इमेजिन कर रहा था कुछ लाल लाल दिखेगा। मेरा सारा इमेजिन उस पर चल रहा था, कुछ लाल दिखा, आज कुछ लाल खाऊंगा। ठीक है, कुछ पीला हो गया कुछ तो। बढ़िया थी। जब टमाटर होंगे ही नहीं इंडिया में तब भी तो सब्जी बनती होगी। बनती तो थी, तब सब्जी कैसे बनती होगी वो दिखाया है आज हमको मेड ने, हमारी मेड ने। हमारी मेड ने हमको वो दिखाया है। हमको। और जबकि पता भी है ना कि ये चीजें, टमाटर हो गया, आलू, ये रिसेंट चीजें है ना, ये इतनी पुरानी भी चीजें नहीं है। बट बड़ी बात वो नहीं है कि उसने बिना टमाटर के खाना बनाया, बड़ी बात ये है कि उसने बिना टमाटर के खाना क्यों बनाया। टमाटर क्या नहीं थे हमारे पास? नहीं, टमाटर हमारे पास नहीं थे। तो क्या सब्जी सिर्फ टमाटर से लाल होती है? नहीं, नहीं लाल मिर्च से भी लाल होती है सब्जी। तो उसने लाल मिर्च डाली, लाल मिर्च भी नहीं है। लाल मिर्च भी नहीं है हमारे लाल मिर्च पास। भी हमारी खत्म हो चुकी। तो इसमें वो मिर्ची का स्वाद कैसे आ रहा था फिर? हरी मिर्च। हरी मिर्च से, हरी मिर्च काफी डाली उसने। मैं हाथ जोड़ता हूँ, टमाटर और मिर्च खत्म हो गए तो हमको बता दिया करो कि जब भी घर में टमाटर, मिर्च या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज कभी भी खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग हमारे पैसे, तो हमको बता दिया करो कि पैसे खत्म हो गए हैं, काम नहीं हो पाएगा। बचपन में मैं जब ऐसे छोटा था, जैसे कि हम अभी इवनिंग स्नैक्स खाते हैं, तो हमारे घर पे था कि काफी सारे टमाटर होते थे। तो हम सब टमाटर को छोटा छोटा काट के उसमें नमक डाल के खा लेते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मुझे पता चला कि महंगाई भी कुछ होती है और टमाटर हो गए काफी महंगे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जब हमने टमाटर एज अ स्नैक खाना बंद कर दिया और सिर्फ सब्जियों में ही इस्तेमाल किया। लेकिन दीपाली हमेशा बोलती है, जब हमारे पास कोई सब्जी खत्म हो जाती है तो वो आती है और बोलती है कि भैया ये खत्म हो गया, इसको आप ऑर्डर कर दो अभी। लेकिन आज उसने ये क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो दिन में बोल चुकी थी ये बात। अच्छा, दिन में मैं आधा घंटा उसको वेट करवाया। तो अभी दीपाली इज अ गांधीयन, बट नॉट दैट मच, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा सच में हुआ था। मतलब आजादी के बाद में एक बार क्या हुआ, प्याज के भाव जैसे बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, या टमाटर के, किसी के भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कहानी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत भाव बढ़ रहे थे, तो लोग गए गांधी जी के पास, जैसा उस टाइम पे यूजुअली हर प्रॉब्लम के बाद जाते थे गांधी जी के पास। तो उनके पास गए और उनको बोला कि बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए प्याज के या टमाटर के, और सरकार इस पे क्या कर रही है। तो गांधी जी ने कहा कि सरकार तो जो करेगी करेगी, लेकिन अगर प्याज के भाव बढ़ गए तो प्याज खाना बंद कर दो। इससे सिंपल क्या हो सकता है? वही प्याज के भाव बढ़ गए हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो बंद कर दो ना। ये मुझे वो एशियन मेडिवल हिस्ट्री वाली स्टोरी जैसी क्यों लग रही है, जब वो लोग जाते हैं रानी के पास की ब्रेड खत्म हो गए तो बोलती है ब्रेड खत्म हो गए तो केक खाओ, केक खाओ। ये वैसा मुझे ये मुझे वैसा भी लग रहा है। वैसा भी लग कि रहा है। एक बार मथानिया राजस्थान में एक जगह है, हाँ। वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए। ठीक है, ऐसी ऐसा मिथ है, ठीक है, ऐसा इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पुष्पेश मत को पता होगा। तो उसको पता होगा, कोई तो भला आदमी मिला होगा उसको। तो राजीव गांधी बैठे, किसानों की सभा थी, तो किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि हम लोग हरी मिर्च उगाते हैं, फिर ये जो है बिचौलिए ये लोग हमसे लेते हैं हरी मिर्च, फिर उसको उसकी जगह पर जब लाल मिर्च जाती है तो लाल मिर्च बाजार में महंगे भाव में बेचते हैं, सस्ती हरी मिर्च खरीदते हैं और महंगी लाल मिर्च बेच देते हैं। तो राजीव गांधी ने कहा इतनी सी बात, आखिर गांधी थे ना, लिनियज थी। तो राजीव गांधी ने कहा कि इतनी सी बात, आप एक काम करो, आप आज से लाल मिर्च उगाया करो। है ना? तो काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन। इससे मेरे को ये भी लगा, एक वो याद आ गया मेरे को, किसी ने बोला कि पोहे तो उसने बोला चावल को फ्लैट करके उगा दिया करो। पोहे उग जाएंगे। होता भी होगा। टमाटर से जुड़ा हुआ रियल फैक्ट है कि टमाटर जो है वो एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं। तो ये बात जो है मुझे लगता है कि मेरे जीन्स में, हमारे जीन्स में पहले से थी। ये ऐसा था कि जब शादियां होती थी हमारे गाँवों के अंदर, तो सब्जी काटने के लिए टमाटर वगैरह काट तो बच्चों को बुलाते थे हमारे,
कि बच्चा कोई तो जाए, बच्चे जितने भी है वो टमाटर वगैरह काट दिया करेंगे। हम लोग उस टाइम इसलिए जाया करते थे शादी, रैंडम शादियों में काम करने के लिए, ताकि टमाटर खा सके। ठीक है, हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए वो टमाटर जो था वो फ्रूट से कम नहीं था। तो बाद में पता लगा तो हमें सरप्राइजिंग लगा भी नहीं बिल्कुल भी कि टमाटर तो फ्रूट नहीं, हम तो वैसे ही ट्रीट करते आ रहे उसको रेस्पेक्ट वैसे ही देते आ रहे हैं हम तो टमाटर को। तो ये एक फैक्ट था टमाटर से जुड़ा हुआ। बट कैसे डिफाइन होता है कि एक जो वेजिटेबल जिसको हम कह रहे हैं वो फ्रूट है और एक जो है वो वेजिटेबल है? जैसे आम फ्रूट है, टमाटर फ्रूट है, और भिंडी जो है जो कि सब्जी भी नहीं होनी चाहिए वो सब्जी है, वो सब्जी है। मुझे लगता है, मतलब ही कैन एक्सप्लेन बेटर, बट मुझे लगता है इसका रीजन ये है कि एक जो है वो फूल से बनता होगा, यू नो, ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस में, और एक उस पौधे का ही पार्ट होता होगा। और जो पार्ट होता होगा उसमें एक रहता है कि जब होता है पोलन आता है तो एक जो पोलन से बनके फिर बनता है, मतलब वही सेम वाली बात है। और दूसरा जो है वो स्टेम का ही, ऐसे स्टेम हो गया, लीव हो हाँ। गया, थ्रोन हो गया, कुछ किसी का अलग अलग, जैसे आलू हो गया, पालक जैसे। वगैरह लीव्स है। और फ्रूट जो होता है ना, यूजुअली जो फ्लावर होता है, जैसे वो फर्टिलाइज हुआ है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो अपना जाइगोट बना है उनका, वो जो ग्रो करता है तो वो फ्रूट होता है। खीरा क्या है? खीरा सब्जी है या फ्रूट है? खीरा खीरा क्या है? ये तो यार यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछ लिया। लग तो सब्जी ऐसी है। खीरा क्या है? खीरा तो मैंने बचपन में फ्रूट की तरह नहीं खाया था। ऐसे का मेरी मम्मी कह रही थी, अभी जो घर गया था बीच में, तो मम्मी ने बोला कि यूपीएससी का यार तेरा हो नहीं पा रहा। मैंने तो सारे भगवान को अर्जी दे दी थी, अलग अलग शिव जी को भी, और जो लोक देवता है हमारे यहाँ उन सबको भी दे दी थी, और हो नहीं पाया। मैंने कहा आपने यही गड़बड़ कर दी। एक के पास फाइल भेजनी होती है, किसके पास? किसी भी एक के पास, है ना। ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब भगवान जो है वो इतने बड़े बड़े काम करता है और ये बहुत छोटा सा काम है। जैसे एक अपना एमएलए जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, उसके लिए अपने गली की नाली बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी कर सकता है वो। उस आप एमएलए को बोलो, बीडीओ को बोलो, सरपंच को बोलो, या पंचायत समिति सदस्य को बोलो, एक ही बात है। तो मैंने कहा किसी एक को बोलना चाहिए था। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। एग्जैक्टली, यही आपने गड़बड़ कर दी। और मैंने कहा यही समस्या हमारी गवर्नेंस में है ना। फाइल बहुत जगह चली जाती है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और फिर काम अटका रह जाता है, पड़ी रहती है फाइल। हाँ। और ब्यूरोक्रेसी समझ तो गया। अब खाली सर्विस में जाना बाकी है। हाँ, मतलब ब्यूरोक्रेसी समझ गया हूँ मैं, ट्रेनिंग हो चुकी है, इंटरव्यू की तैयारी कर चुका हूँ, मेंस की लगता है मेरे को मैं कर चुका हूँ, प्रीलिम्स की बाकी है। थोड़ा इविल होना भी बचा है। हाँ, आपने रिवर्स में शुरू किया। हाँ, अपना अपना तरीका है। यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन लगता है अपनी कंट्री के अंदर। देखता हूँ तब मैं ये देखता हूँ कि जो भी चीज होती है, जैसे यूपीएससी का कोई इंसान है, एक बार जो जुड़ गया तो वो टैग का जो एसोसिएशन है वो लाइफ टाइम रहता है फिर उसके साथ। जैसे कोई इंसान मर गया, जैसे मान लो किसी की कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो ये लिखाएगा यूपीएससी एस्पायरेंट डाइट। ठीक है, जैसे किसी ने कोई मर्डर कर दिया, यूपीएससी एस्पायरेंट ने ये कर दिया। ठीक है, अब एक किसी मान लो छोड़ दी यूपीएससी की प्रिपरेशन, 50 साल का बूढ़ा हो गया कोई, उसने कुछ कर दिया, एक्स यूपीएससी मतलब उसकी वो कोई आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, वो आइडेंटिटी डोमिनेंट हो गई है हाँ, यूपीएससी उससे एस्पिरेंट। एसोसिएशन कभी किसी ने कर लिया तो वो आइडेंटिटी आपको बहुत लंबे टाइम तक छोड़ने नहीं वाली। एक रीजन ये भी हो सकता है कि यूपीएससी एज एग्जाम और एज ए फिनोमिना इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए कि ये कौन था। उस सेंस में भी देखा जाए तो यूज कर सकते हैं कि एक्स एस्पिरेंट एस्पिर यूपीएससी एस्पायरेंट। ऐसा भी होता होगा, मेरे को लगता है कि उसकी पोटेंशियल शो करना चाहते होंगे। ये आदमी जो मर गया ना, ये कल को बहुत बड़ा काम कर सकता था, है ना। ये चीफ सेक्रेटरी बन सकता था। ये आदमी जो कि करता तो पता नहीं क्या ही, जैसा बाकी आईएएस भी करते हैं, लेकिन वो शायद कर सकता था। वो एक होप तो रहती है हमेशा। या फिर वो भी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था लेकिन किया क्या, मर्डर। हाँ, ये भी है। जैसे अभी हुआ वाला ये। कॉन्ट्रास्ट भी एक कंट्राडिक्शन दिखाने के लिए पर्सनैलिटी में। जैसे अभी हुआ, अभी एक मर्डर नहीं हुआ क्या। एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, उसने
पता नहीं हाँ लिव इन में कोई तो रह रहा था, उसने अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर कर दिया था। रिसेंटली न्यूज आई थी, 32 years old यूपीएससी एस्पायरेंट। तो अब न्यूज में ये आया कि एक 32 years old यूपीएससी एस्पायरेंट और एक्स यूपीएससी एस्पायरेंट है, उसने मर्डर कर दिया। ये एक अलग किस्म की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इस मीडिया की। इसमें यह भी लगता है मुझे कि भीड़ से कुछ अलग करके जब हम देखते हैं ना, अगर किसी बोले एक इंसान दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया, तो वो चीज जो है ना लोगों को कुछ विजुअलाइजेशन में हेल्प नहीं करती। जब हम ये कुछ उसको एक बहुत अच्छा टैग देते हैं ना किसी चीज को, जैसे स्कैम में लिखाता है कि डॉक्टर के साथ स्कैम हो गया या पुलिस के साथ स्कैम हो गया, केजरीवाल की बेटी के साथ हाँ ये हो गया, तब उसको नैरो डाउन करके हम उसको एक विजिबल आइडेंटिटी दे देते हैं कि यूपीएससी। अच्छा ये लोग अब तो लिमिटेड लोग हो गए। अच्छा 32 years old था वो। हाँ 32 ईयर तो एज लिमिट होती है ना फाइनल। हाँ शायद, पता नहीं, वो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। हाँ मतलब होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के शायद 32। इसको वैसे करना चाहिए 23 होना चाहिए। 23 तो चलो 23 तो 32 के एज में एटलीस्ट कोई तो अटेम्प्ट पूरा हुआ उसका। एक अटेम्प्ट भाई ने, एक अटेम्प्ट उसका फेल नहीं गया। चलो फाइनली फाइनल अटेम्प्ट में बंदा चला गया एकदम, उसको फाइनली मैंने एक इंडियन जेल सर्विस मिल गई। मुझे लगता है कि अगर दोनों का रिलीजन अलग होता तो न्यूज कुछ और बनती। रिलीजन दोनों का अलग होता, जो कि मर्डरर है जो विक्टिम है, तो न्यूज कुछ और बनती। वही कह रहा हूं मैं कि रिलीजन अलग होता तो अलग न्यूज बनती, कास्ट अलग होती तो अलग न्यूज बनती। लेकिन यहाँ पे एक नई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है कि वो कुछ और करता है, वो कुछ और पढ़ता है ना। तो उसकी एक अलग किस्म की एक माइक्रो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनी है कि यूपीएससी एस्पायरेंट से बीच में फ्लड्स तो क्या ही था, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें पानी भर गया था और बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली मर गए थे, तैयारी कर रहे थे वो लोग। तो उसमें भी न्यूज यही थी मेजरली कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स बहुत सारे वो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मारे गए हैं। बट स्टिल मतलब विथ ऑल sensitivity and conscious of a grave unfortunate happening, इतने लोग करोल बाग में क्यों हैं तैयारी करने के लिए? और सिर्फ करोल बाग में भी नहीं, आसपास के कितने सारे एरिया। हाँ। पहले एक एरिया भरा, फिर उसका एडजेसेंट जो एरिया था वो भर गया, और अब ये ज्यादा फैल रहा है, अलग डिस्ट्रिक्ट भी अब वही जा रहे हैं। मतलब ये इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद ऐसा अथॉरिटीज बोलने लगी और कुछ कोचिंग वाले भी शायद कि अब हम यूपीएससी का हब शिफ्ट करेंगे किसी और जगह पर। हाँ, जो की बात हो रही है है ना? नोएडा। हाँ नोएडा में ट्राई भी किया उन्होंने। हाँ ये क्या बात हुई? बट ये तो अपने आप में फ्लॉड चीज हो गई ना। हाँ हब नाम की चीज नहीं होनी चाहिए इस हब चीज नाम में। एग्जैक्टली यूपीएससी का हब, कोचिंग हब। हाँ कोचिंग हब एक फैक्ट्री ऐसा नहीं लगना चाहिए। और कोचिंग वाले चीज को फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारी कोचिंग तो आईएएस फैक्ट्री है, ये बोलते हैं हमारे तो आईएएस फैक्ट्री है। और ये भी फ्लॉड है पूरी बात ही कि एग्जाम आईएएस बनाने के लिए नहीं है। एग्जाम तो आईएएस बनाने के लिए है ही नहीं ना, सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्जाम तो सिविल सर्विस के लिए है, पुलिस सर्विस के लिए है, फॉरेन सर्विस के लिए है, ठीक है। लेकिन कोचिंग के नाम के पीछे सबके आईएएस है, आईएएस एटसेट्रा कुछ नहीं है, आईएएस ही है, आईएएस ही बनना है, वही नौकरी है, बाकी सब तो नौकरियां हैं, महापुरुष ने कहा। आई थिंक यूपीएससी का सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जैसे कि हमारा सोशलाइजेशन होता है, तो जब हम किसी बाहर की सोसाइटी की या वेस्टर्न सोसाइटी की या अलग कोई एशियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोशलाइजेशन में पार्ट होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। लेकिन इस प्राइमरी एक्टिविटी के साथ साथ यूपीएससी भी सोशलाइजेशन का पार्ट है, इंडिया स्पेसिफिक। अगर इंडिया में बात करें तो जैसे कि मेरे दादा, जब मैं छोटा था, बिल्कुल मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं मेरे दादा के पैर दबा रहा हूँ, और मेरा दादा बोलता है कि वाह बेटा तू बड़ा होके आईएएस बनेगा। पहले बनेगा, फिर बन रहा है, फिर बन गया, फिर था। ये अलग अलग स्टेजेस है। मुझे भी बचपन में किसी ने बोला था कि
तू बहुत स्मार्ट है, ठीक है, तेरे को कलेक्टर बनना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि कलेक्टर क्या होता है। तो मैंने कहा कलेक्टर क्या होता है? उन्होंने कहा कि कलेक्टर क्या होता है ये तो बताना मुश्किल है, मैं ये बता सकता हूँ कि कलेक्टर क्या कर सकता है, क्या करता नहीं है, क्या कर सकता है, किस एक्सटेंड तक जा सकता है। तो मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि कलेक्टर किसी को भी कभी भी गोली मार सकता है। मैंने ये तो बनना है ये तो बनना है। अगर मैं किसी को भी गोली मार सकता हूँ तो ये तो बनना ही है। तो मैंने पूछा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जितने गांव, जितने शहर, जितने स्टेट, देश है, या फिर जो स्टेट है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है दुनिया में, वो सब कहाँ पर है ये तुझे पता होना चाहिए। अच्छा, ये उनका तरीका था ये बताने का कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पीछे वजह थी कि ये सारे गांव क्यों बताना चाहिए, ताकि कहीं पर भी जाके आप गोली मार सकोगे कि आपका दुश्मन होगा। मेरा मानना है कि ये उसका तरीका था इस एग्जाम की वास्टनेस को समझाने के लिए, कितना बड़ा एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस, राइट। इससे यही पता लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर मेमोराइजेशन को कितना बड़ा साइन ऑफ नॉलेज मानते हैं, ऐसा कैपिटल की ये मेमोरी। जैसे कि वो बच्चा आया था आज से 10-12 साल पहले, कौटिल्य, उससे पूछते थे कि ये प्लस ये कितना होता है, उस देश की राजधानी क्या है, कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था। हाँ, तो हमारे लिए था और लोग इंप्रेस हो रहे थे कि वाह, ऑब्वियसली द एबिलिटी टू रिमेम्बर फैक्ट्स इज ए ग्रेट power to have, but that is not the only sign of knowledge. बट मुझे लगता है कि ये कल्चरली भी आया हमारे यहाँ कि एक बटुक को वेदों के कितने श्लोक याद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये पता करने का कि वो कितना बड़ा विद्वान है ना। एक जो ब्राह्मण है वो वेद पाठी ब्राह्मण है, उसने 2 वेद पढ़ा हुआ द्विवेदी है, कि 3 वेद पढ़ा हुआ त्रिवेदी है, कि 4 वेद पढ़ा हुआ चतुर्वेदी है। ये जो मेमोराइजेशन है विदाउट गोइंग इनटू द सब्सटेंस ऑफ द रिटन टेक्स्ट, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसी वजह से शायद बाद में उपनिषद, गीता और ये मुझे लगता है वेदांत आया होगा। वहीं से भी आ सकता है ना, क्योंकि जितनी हमारी टेक्स्ट है, जो प्रोमिनेंट टेक्स्ट है, श्रुतियां हैं, जो सुन के लोगों ने आगे पास ऑन की है। तो टीचर होता था मोस्टली सुन के ही बताता था, एंड जो स्टूडेंट सबसे अच्छा याद करता था उसको एकदम वर्ड टू वर्ड वर्बेटम याद करता था, वो उसका नेक्स्ट वो बनता था जो आगे ले जाएगा। तो वहां से मेमोराइजेशन का जो है काफी बड़ा रोल आ गया था। कि कौटिल्य वाला भी जब हुआ, काफी मुझे अभी भी याद है, टेलीविजन में देखते थे तो उसको हमेशा ऐसे गूगल से कंपेयर किया जाता था या फिर कंप्यूटर से। तो मुझे आज भी याद है कि आज तक पे शो आया था कौटिल्य का, कि कौटिल्य को बुलाया गया, एक तरफ कंप्यूटर रखा गया, एक तरफ कौटिल्य को बिठाया गया। तो अब उससे सवाल पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर ज्यादा जल्दी सवाल का जवाब देगा या फिर कौटिल्य ज्यादा जल्दी देगा? उस टाइम पे तो मेरे को लगता है कौटिल्य ज्यादा जल्दी जाएगा। और अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हैं तो आज भी कौटिल्य ज्यादा जल्दी जवाब देगा। आप BSNL या एयरटेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये मेमोराइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है अभी की दुनिया में, खासकर कभी भी नहीं होगा, कभी रहा होगा जब श्रुतियों के जरिए वेद ट्रांसफर करना है अगली जनरेशन में, तब तो काम का होगा ही। अभी उतना काम का नहीं है क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन आधी सेकंड दूर है हमसे, ठीक है। गूगल सर्च में लिखा आता है कि वी जनरेटेड दिस रेस्पॉन्स इन दिस सेकंड, है ना। तो अभी इतना पास में है फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉट नॉलेज। तो अभी याद रखने का, डिक्शनरी लेके बैठने का, है ना, इसका कोई सेंस, पहाड़े याद करने का, हमें इसका फायदा है, बट वो एक पैरामाउंट चीज है। पहाड़ा याद करने वाला तो याद मत दिलाओ मुझे। मेरे को लगता है कि याद करने वाला है, इसकी इम्पोर्टेंस है एक नजरिए से देखा जाए तो, क्योंकि याद जो भी हम करते हैं वो एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हम लोग इसको, या फिर जो भी हम लोगों को बताता था कि याद करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसको यहीं पे लाके छोड़ देता था कि एंड गोल क्या है, कोई चीज याद करनी। लेकिन याद करना तो बस स्टार्टिंग गोल है, कि वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। आप सोचो, आपके पास अगर 5-7 कोई फैक्ट्स हैं इधर उधर के, एक सेम, मान लो एक सेम चीज के बारे में, सेम फिनोमेना के बारे में,
अगर ऑलरेडी माइंड में है तो आपके लिए कनेक्शन बनाना कितना इजी होगा। गूगल से तो हर बार देख के कनेक्शन नहीं बनाना सकते ना। एक फैक्ट मिला वो आपने लिया, गूगल को वापस पूछोगे वापस भूल जाओगे, कनेक्शन नहीं बनेगा। सेम आई थिंक मैथमेटिक्स में, जैसे अब तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर्स हैं ये सब में, लेकिन अगर पहाड़े सारे याद थे 19 तक, ये एडवांस कैलकुलेशन के लिए कितना फास्ट हो सकता है कि सब कुछ आपके दिमाग में याद है। ये सब छोटी मोटी चीजें मेमोराइजेशन करना पड़ता है ताकि एडवांस कोई भी रिसर्च कर सको, एडवांस आप रेशनलाइज कर सको। फिलोसफी भी देनी है, अगर श्लोक वगैरह सारे याद नहीं है, वो दिमाग में नहीं है, मतलब देख तो सकते ही हो, लेकिन वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है कि वो जो चीजें हैं उनको तो याद कर लो यार, उसके बाद कोई नई चीज। तो लेकिन इसको लिमिट कहाँ तक कर दिया है कि याद कर लो, दैट्स द एंड गोल। ये मुझे लगता है उन टीचर्स की प्रॉब्लम है जो पाठ खत्म होने के बाद, लेसन के बाद जो क्वेश्चन थे वो तो करवा दिए, लेकिन वो जो कोने में था यह भी जाने, योग्यता विस्तार है ना, सोच के देखिए, वो जो कोने कोने में दिए हुए थे जहां इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ क्रिटिकल देना है, वो उन्होंने इग्नोर कर दिया, उस पर इतना एम्फेसिस नहीं दिया। तभी स्कूल्स में इतनी, और देखे भी आज के बच्चों की नहीं, ये भी एक फिलोसफिकल कंस्ट्रक्ट है कि आज के बच्चे ज्यादा खराब है। हाँ, वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्योंकि ये भी एक रीजन है हमारी प्राइमरी एजुकेशन का। लेकिन यूपीएससी का अगर पैटर्न देखें, इतना तो नहीं पता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे को पता है, आई थिंक वो अभी भी जो ये मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ कि मेमोराइजेशन से आगे बढ़ने वाला मॉडल, उस पे काम करता है। ये तो मानना क्योंकि पड़ेगा, आपको फैक्ट्स तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उससे आपकी आंसर राइटिंग नहीं होगी। आंसर राइटिंग होगी उन फैक्ट्स को जानने के बाद, उस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को लेके मेकिंग समथिंग न्यू। तो वो अभी भी मॉडल है आई थिंक यूपीएससी में, लेकिन वो चीज जो है यूपीएससी के हर स्टेज के लिए नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो तो इसके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स वाला सेगमेंट है वो अभी भी ऐसे बच्चों को रिवॉर्ड ज्यादा करता है जो who are good at memorization, ठीक है। बट इसमें अगर इसी का पॉइंट है कि पहला स्टेज तो वही है, मेमोराइजिंग ही नहीं है, पहला स्टेज तो वही है कि मेमोराइज कर लिया, अब वो इन्फॉर्मेशन यूज करके बताओ, वही एप्लीकेशन पार्ट में वही पहला स्टेज अभी भी वही है, और वो ट्रेडिशनल फॉर्म है कि आप पहले मेमोराइज करो, लेकिन यूपीएससी उसको वहीं पे खत्म नहीं कर रहा है कि मेमोराइज कर दिया, प्रीलिम्स हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, अब जो याद किया है उसकी एप्लीकेशन करके बताओ। मतलब कोई चीज आपको मेमोराइज है तो आपकी जो बातें हैं डेली लाइफ में भी वो कितनी कॉन्सेप्चुअली और थियोरेटिकली ग्राउंडेड हो सकती है। आप सोचो कल को आईएएस बन गई और कोई आपको किसी जजमेंट पे बात करनी है, ठीक है, या कोई पॉलिसी पे बात करनी है, उन चीज के टर्म्स ही नहीं पता, आप पहले देख रहे हो इसको बोलते क्या है, ठीक है, फिर देख रहे हो इसको लॉ में कैसे डिफाइन किया है, ये सब पढ़ने के बाद आप कोई बात कर रहे हो। अगर उसके बिना कर रहे हो तो वो थोड़ी खोखली बात होगी। ये सब कुछ याद है तो कितनी बढ़िया बात हो सकती है। कुछ साल पहले मैंने एक क्लिप भी देखा था, कोई आईएएस बना था, उसका पहला रैंक आया था, उसने बोला कि मैंने पहले अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया। तो उससे पूछा गया कि लेकिन आपका बैकग्राउंड नॉलेज तो होगा इस पर्टिकुलर, जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो आपका डिसिप्लिन है। बोला कि मैंने पहली बार 1 साल पहले पता चला मुझे कि प्रेसिडेंट होता क्या है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कैसे हैं, जो कि मेरे लिए काफी माइंड ब्लोइंग था कि 1 साल के नॉलेज के बेसिस पे ही इज आईएएस, और वो डील करेगा उस पूरे पैराडाइम से, उस पूरे नॉलेज सिस्टम से जिसपे ये सब चलता है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी लगती है, जब कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखा कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो बाद में पढ़ने के बाद, जैसे कि अब हाना आरे का देखेंगे, बैनलिटी ऑफ इविल, बाकी सारे कंसेप्ट हैं, तो एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद की एजेंसी नहीं है, जो पूरा गवर्न होता है अपर पावर से, क्या वो आदमी एथिकल हो सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। दैट्स अ लोडेड क्वेश्चन। फिर भी बट एथिक्स की बात करें, पर्पस ये था ना कि जो हायरार्की बन रही है, उस हायरार्की में जो टॉप पर भी है वो भी एथिक्स वो भी पढ़ के आए हैं, उसी सिस्टम से जा रहा है, तो उसके पास भी सेम एथिकल स्टैंडर्ड्स। बट अगर तेरे पास, या फिर अगर तू आईएएस है, फिर कोई भी आईएएस है, उसके पास ऊपर से ऑर्डर आया है कि यहाँ पर एक किसान अपनी सब्जियां लेके बैठा है, इसको यहाँ से उठाना है, और तुझे वो अनएथिकल लग रहा है, पर तेरे पास कितना खुद की एजेंसी होगी, खुद की पावर होगी कि तू उसको ना करे। हैना अरेंट आई थिंक यही एड्रेस करती है, हैना अरेंट ने यही तो एड्रेस किया ना। हैना अरेंट कह रही है कि एक नाजी ऑफिसर है, उसको न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में ले गए और उसको पूछा कि आप लोग, तुझे गिल्ट है कि नहीं इसका? उसने कहा कि मुझे कैसा गिल्ट, मैं तो नौकर था, मुझे जो बोला मैंने कर दिया, मेरी गलती क्या है? मैं वो नहीं करता तो एथिकली गलत होता ना, कि जिस काम की मुझे सैलरी मिल रही है, जो काम करने के लिए बोला है, वो मैं नहीं कर रहा। तो हैना कह रही है कि यहाँ उस आदमी की गलती नहीं है, अथॉरिटी की गलती है। नहीं, नॉट जस्ट अथॉरिटी,
अथॉरिटी तो है ही, पावर जो है वो एज अ सोसाइटी हम लोग कितना कैसे इसको, जो बेनालिटी ऑफ इविल है, इविल की जो बेनालिटी इस तरह से क्रिएट हुई है, जो एक कलेक्टिव एक्शन की एब्सेंस में, है ना। बेसिक आइडिया, हाँ, बेसिक आइडिया ये भी है कि एक इंसान जो है वो इनहेरेंटली इविल नहीं होता, उसको एक पर्टिकुलर ऊपर से जो अथॉरिटी आती है या फिर और भी काफी डायमेंशंस है जो कि उसको इविल बना भी देते हैं टाइम के साथ साथ। ये वाला लेकिन एथिक्स में, फिलोसफी में काफी बड़ा डिबेट है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, जैसे ये जो बाद वाले फिलोसफर्स थे एथिक्स पे, तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हो और वो कोई इंस्टीट्यूशन के एथिक्स हैं, उनके अगेंस्ट में कोई चीज कर रहे हो, बट दैट इज एथिकल इन ब्रॉडर सेंस ऑफ द सोसाइटी, विसल ब्लोइंग फॉर एग्जांपल, विसल ब्लोइंग, तो वो एथिकल है कि नहीं। और इसके फोर में भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे जिनका यही कहना था कि आप अपने एथिक्स है ना, वो आप किसी उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो तो उस तरीके से ही जज करोगे। और यहाँ पे एक बड़ी डिबेट जो खुलती है वो खुलती है यूनिवर्सलिटी ऑफ एथिक्स, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एथिक्स क्या है तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो कि ये कोई कॉन्टेक्सचुअल चीज है, कि कोई चीज जो इंडिया में एथिकल हो सकती है वो शायद अमेरिका में एथिकल ना हो। जैसे इंडिया में अपने बच्चे को ऐसे ही मार दिया एक बुद्धि में, ठीक है, एथिकल मतलब कोई इसके बारे में ऐसे बुराई नहीं है, अपने बच्चे को करते हैं, लेकिन यूएस में यही चीज बहुत ही एथिकली, अगर आप देखोगे मॉरली बहुत ही गलत हो जाती है। वो नॉर्डिक्स में तो सजा हो सकती है इस बात। तो अब आ जाती है कि एथिक्स क्या कोई कॉन्टेक्चुअली ग्राउंडेड चीज है जो कॉन्टेक्स्ट से और हिस्टोरिकल जो भी डेवलपमेंट होता है उससे शेप होती है, या एक एथिक्स है वो एक यूनिवर्सल चीज है जो एग्जिस्ट करती है आउटसाइड ऑफ आर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, वो एग्जिस्ट करती है बाहर इन यूनिवर्स समवेयर। तो वो एक आर्गुमेंट है, और उसमें ये है, इसको अगर देखना है तो इसके एक साइड वालों ने आर्गुमेंट दिया है कि आप इसको एक्सटेंड करो कि ठीक है बच्चे को एक बार मारना एथिकल है इंडिया में, लेकिन क्या बच्चे को 2-4 और मार दिए और कूट दिया, क्या वो भी एथिकल है? वो तो नहीं है ना। तो आप इंटेंसिटी पे मत जाओ, वो एक्ट अपने आप में अनएथिकल है। तो इससे वो यूनिवर्सलिटी के लिए आर्ग्यू करते हैं कि कैसे आप मानो चाहे ना मानो कुछ चीजें एथिकल हैं, वो समय के साथ हम डिस्कवर करते रहते हैं, अपने चेंज करते रहते हैं, लेकिन एथिक्स चेंज नहीं होते, वो यूनिवर्स है। मेरा एक ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जैसे अब हम बात कर रहे थे इस बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर कोई चीज़ जो है वो एथिकल है या नहीं है, उसमें इस बात से बहुत फर्क पड़ रहा है कि जो एक्ट कर रहा है उसको उस एक्ट से फायदा है कि नहीं। अगर कोई इंसान कोई भी एक्ट करके कुछ बेनिफिट उससे डिराइव कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि ये तो अनएथिकल है या एथिकल है। जब पेरेंट्स बच्चे को मारता है तो पहला दिन क्या आता है, ये तो बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, सुधार रहे हैं बच्चे, इसमें मेरा कोई पर्सनल गेन थोड़ी है। मुझे क्या मिलेगा तेरे को मार के, ये पहला आर्ग्यूमेंट होता है अपने पेरेंट्स का, मुझे क्या मिले, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो अब ये जो कंपनी वाली चीज थी तो उसमें एथिकल माने कि नहीं माने, तो अपने यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर उसको पर्सनल गेन है उस चीज से, ये एक बहुत बड़ा वो क्राइटेरिया बन जाता है कि किसी को पर्सनल गेन हो रहा है उस चीज से, तब उसको हम जज करेंगे कि अच्छा एथिकल है कि नहीं है, नहीं अनएथिकल है। अगर पर्सनल गेन कुछ नहीं है, जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, तब हमारे लिए हो जाता है कि अच्छा अब हम उसको जो एथिक्स के जो बाकी बाउंड्रीज है उसके ऊपर कर सकते हैं। इसको इधर मेल्ट डाउन कर देते हैं कि संस्कृत में एक श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, ठीक है, 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन है, ठीक है, परोपकाराय महर्षि व्यास, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, जो दूसरों पे उपकार किया है वो सब पुण्य है, और जो भी पाप है वो यह है कि दूसरों को पीड़ा दी है। इसके अराउंड अब ब्रांचेस में दूसरा आप कुछ भी बना लो कि पीड़ा कितनी दी है, अपने सेल्फ मोटिवेशन से दी है कि नहीं दी है ना। हाँ, एक हर्ट वाला एंगल आ जाता है, हर्ट किसी को हुआ है कि नहीं आपके एक्शन से, और किसी का भला हुआ है कि नहीं, भला हुआ है कि नहीं। आई थिंक वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन चलो एथिक्स की बात छोड़ के अगर यूपीएससी की बात पे अगर दोबारा है, तो यूपीएससी देखा जाए तो जैसे कि मेरा एक मानना ये भी है कि अगर हम अंग्रेजी राज की बात करें, जब अंग्रेज थे और अंग्रेजों के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, उस टाइम पे अंग्रेजों के ब्यूरोक्रेसी के पास इतनी ज्यादा पावर थी, और हमारे पास ऑन द अदर हैंड देयर इज एब्सेंस ऑफ पावर, हमारे पास कुछ पावर नहीं है।
जनता के पास। तो वो चीज लोग इतना देखने लगे कि यार ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। तो मेरे ख्याल से उसका ये भी कल्चरल रूट है कि वो रिप्रोड्यूस होते 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 आज भी हमारी सोसाइटी में ये परसेप्शन है, जबकि हमारे पास डेमोक्रेसी के बाद और भी राइट्स के बाद हमारे पास भी पावर आई है, बट फिर भी हमारे एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन है कि आईएएस तो कुछ भी कर सकता है। हाँ है, वो हम पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट में तो हम लोग जी रहे हैं। इसके लिए कोई टर्म भी है शायद, सबल्टन थियरी में कुछ है कि हम लोग वो जो बैगेज है ना वो लेके चल रहे हैं अभी भी, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का ऐसा डर पुलिस लोगों में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा कहीं और नहीं है जैसा हमारे यहाँ पर है। सबल्टनिज्म में पता नहीं क्या टर्म है, मीम में जरूर ट्रेंड करूंगा। अमेरिका का सबल्टनिज्म इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ बीइंग अमेरिका का दलाल। यार ये गिरा दोगे यार तुम लोग, अभी मेरे को लग रहा है। नहीं, इसको ये पता है क्यूब की तरह कर रहा है। क्यूब लिए सवाई निकालो, 4 निकाले देखे यहाँ से, आराम से निकाल रहे हैं। वही कर रहा हूँ मैं, दोनों हाथ नहीं लगाने, एक हाथ से चुपचाप। बट ओके कितने भी वाइसेस के बावजूद मैं समझता हूँ कि यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन और ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स जरूरी है हमारे जैसे एक ऐसे स्टेट के लिए जो कि क्या बोलेगा उसको, अंडर डेवलप्ड स्टेट, डेवलपिंग नो नॉट इन दैट सेंस, इन द सोशियोलॉजिकल सेंस। एक कॉन्सेप्ट है किसी का तो ओवर डेवलप्ड स्टेट का और अंडर डेवलप्ड स्टेट का, कि जहां पर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में, आई माइट बी रॉन्ग, ये मेरे ख्याल से एक वॉलस्टीन का है कोर। वो तो है, वॉलस्टीन का नहीं है, वॉलस्टीन शायद जिससे इंस्पायर्ड था वहां से कहीं से आया, डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट समथिंग, हाँ ऐसा समथिंग लाइक दैट। सो ये सब बाद में आया है, ये तो कोर एंड पेरिफेरी थ्योरी से आया है। लेकिन उसके अराउंड एक और थ्योरी है कि जहां थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पब्लिक अभी भी कमजोर है और इतनी ज्यादा एम्पावर्ड नहीं है, वहां स्टेट जो है वो ओवर डेवलप्ड है, ठीक है, बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी एम्पावर्ड। वेस्ट में बिकॉज पीपल आर वेरी एम्पावर्ड, स्टेट इज अंडर डेवलप्ड। स्टेट सब कुछ कंट्रोल नहीं करता है आपकी लाइफ में क्योंकि लोग बहुत एम्पावर्ड है। सो मुझे लगता है हम लोग उस फेज से जा रहे हैं शायद, जहाँ एक ओवर डेवलप्ड स्टेट है विथ ऑल इट्स वाइसेस। ये ब्यूरोक्रेसी जरूरी है, ब्यूरोक्रेसी जरूरी है। तो आपके जो मन है उसके अंदर जो पॉजिटिव साइड्स है ब्यूरोक्रेसी की, उसका पलड़ा ज्यादा भारी है। नहीं, पॉजिटिव साइड्स नहीं, द पोटेंशियल ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू होल्ड अ कंट्री एज एनार्किकल एज इंडिया। ओके, एक वजह से सरदार पटेल ने ब्यूरोक्रेसी को, इंडियन ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, है ना। बहुत ही नाजुक दौर में हम लोग आजाद हुए, बहुत ही और ज्यादा नाजुक दौर हमने देखे, बट ड्यू टू दैट ब्यूरोक्रेसी हम लोग, इमरजेंसी हुई, हमारे यहाँ देशव्यापी दंगे हुए, हमारे यहाँ और न जाने क्या क्या नहीं हुआ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। बट इतने सब कुछ होने के बावजूद, हमारे आसपास इतने सारे मिलिट्री को होने के बावजूद, इंडिया में अभी भी सरकार जो है वो मिनिमल ब्लड शेड से बदलती है। दैट इज ड्यू टू एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो बाकी कुछ करे ना करे लेकिन कागज पे जो उनका काम है उस पे वो टिक मार्क कर दी जाती है। आपको नहीं लगता कि अपना इंडिया में स्टेट का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का रीजन ये भी है कि जैसे अमेरिका है या फिर बाकी नेशंस है, वहाँ पर लेजे फेयर की इकोनॉमिक पॉलिसी है, बल्कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। और इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इतना नेशनलाइजेशन हुआ, स्टेट इतना पावरफुल हुआ, तो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स भी तो स्टेट को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ना कि सिर्फ एक इंस्टेंट। हाँ, ट्रू, ऑब्वियसली वो भी इफेक्ट तो रहता ही है। बट अभी सवाई ने से क्यों चालू कर दिया है। सवाई आई थिंक मुझे लगता है सवाई को खेलना बंद कर देना चाहिए। ऐसे नहीं निकलता इसमें, ऐसे नहीं निकलता। एक जो है ना वो बहुत ढीला है, वो बहुत प्यार से आराम से निकल जाएगा। कोई एक है ओके जिसके ऊपर अच्छा, जिसे पता लग रहा है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये लैंप जलाना अभी पॉडकास्ट का। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये वाला सीधा ऐसे निकलेगा। ओके, इसको दूसरी तरफ से निकालो आराम से, सीधा करके बिल्कुल। Okay, cool. Got it. Nice. This is first time I'm playing this. ये बैलेंसिंग अप्रोच है जो यूपीएससी में बहुत जरूरी है।
आपने जो बोला उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट प्रॉब्लम है कि इस यूपीएससी इंस्टीट्यूशन की वजह से जो सोसाइटी में जो वो आ गया है, एक सोशल एक्सपेक्टेशंस जो बन गई है सारी फैमिलीज की, सारे पेरेंट्स की, कि कोई भी बच्चा है अबव एवरेज भी है, वो यूपीएससी करना है, फर्स्ट थॉट होता है क्या करना है, यूपीएससी करना है। वो इतनी प्रेशर डाल देता है ना, ये बात तो ऑब्वियसली, और वो प्रेशर इतना इनएविटेबल हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे हैं एंड समहाउ यू आल्सो स्टार्ट बिलीविंग कि कुछ तो है यार, कुछ तो है, इतना प्रेस्टीज है उस पोजीशन के साथ, एंड सिमिलर पोजीशंस हैं, सिमिलर सैलरी वाली पोजीशंस हैं, ठीक है, जो कि बेटर पेइंग जॉब्स भी है, ठीक है, बेटर वर्किंग कंडीशंस वाली भी है, वर्क लाइफ बैलेंस वाली, लेकिन इस पे पेइंग तो नहीं होगी मुझे लग, जिस हिसाब से ये केसेस दिख रहे हैं मेरे को 300 करोड़ रुपए के बेटर लेजिटिमेट इनकम, हाँ, लेजिटिमेट इनकम एंड आल्सो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस देन आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर, तो वो सब हैं, लेकिन फिर भी ये इसके साथ जो जुड़ गया है इतना प्रेस्टीज और इतनी एक्सपेक्टेशंस की यही करना है, इसके मतलब रीजंस क्या हो सकते हैं? पावर बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। एक तो मुझे हाँ, पावर तो है ही, लेकिन एक और रीजन जो मेरे को लगता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद कोई भी एग्जाम से इतनी बड़ी पोजीशन आई थिंक अवेलेबल नहीं, बाकी कुछ भी करना है, एक मास्टर्स करो, पीएचडी करो, रिसर्च करो, ऐसे सारे करके उसके बाद एक बराबर लेवल पे पहुंच सकते हो। और ग्रेजुएशन हिंदुस्तान में खाने का काम है। हाँ। कोई भी बैठे बैठे इनफैक्ट आराम से ग्रेजुएशन कर सकता है। ग्रेजुएशन वाले टाइम में तो यूपीएससी प्रिपरेशन ही करते हैं। एग्जैक्टली। और वो ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है। सो इसको बहुत ज्यादा बना दिया है, क्या कह सकते हैं, अचीवेबल येट डिफिकल्ट टू अचीव। यस यस, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि एक ऐसी जॉब है जिसपे आप एकदम से सोसाइटी के एक दर्जे से किसी बड़े दर्जे पे एकदम से पहुंच गए, जो कि मुश्किल है इतना, लेकिन ऐसे ही थोड़ी प्रगति विश्व कीर्ति जी ने कहा है कि नौकरी तो सिर्फ एक है। मेरे को अभी क्लिक हुआ वो नौकरी प्रगति नौकरी सिर्फ एक है, ठीक है, प्रगति की नौकरियां हैं, नौकरी तो एक ही है। लेबलिंग थ्योरी भी काफी यहाँ पर काम करती है कि हमने एक चीज को इतना ज्यादा लेबल कर दिया कि ये इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि सभी को दिमाग में बैठ जाता है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक के सबके दिमाग में यही बैठ जाता है कि ये तो करना पड़ेगा, ये तो काफी। मैंने ये भी देखा है कि एक जो एकेडमी है इनकी, लाल बहादुर शास्त्री ऐसी एकेडमी, लबासना एक लगा लेते हैं पीछे हम एक पोस्टर लबासना का। आपको क्या लगता है पीछे मैं ठीक है, तो मैंने उस एकेडमी का एक वीडियो देखा, वो स्टैंड अप कॉमेडी थी। ओके, कोई तो ऑफिसर जो ट्रेनी था, उसने स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म की थी अपनी एकेडमी के जो फेस्ट वगैरह होते हैं उसमें। तो उसमें वो बता रहा था कि ये जो लड़कियां दिख रही है उनको ज्यादातर तो आईएएस लेके चले जाएंगे, जो कुछ बचेंगी उनको आईएफएस लेके चले जाएंगे, जो कुछ थोड़ी और बच जाएंगे उनको आईपीएस लेके जाएंगे, हम भाई साहब आईआरटीएस वाले ऐसे ही रह जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने कंट्री का टफेस्ट एग्जाम, ठीक है, ऑन दिस ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, ठीक है, टफेस्ट एग्जाम जो है वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट, ये पता नहीं कौन डिसाइड कर रहा है, ठीक है, कौन डिसाइड कर रहा है, इसलिए मैं बोला ऑब्जेक्टिव टर्म्स, चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड के हिसाब से वहां जाते हैं। उसके बावजूद उनके अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अच्छा हमसे ऊपर तो आईएएस है, हमसे ऊपर तो आईपीएस बन गया, ठीक है। और ये जैसे कि अंकित ने बताया स्टार्टिंग में कि हम कोचिंग के नाम देखें उसके पीछे आईएएस लिखा होता है, ये वाला ये कोचिंग फलानी कोचिंग आईएएस, ये आईएएस बना देगी आपको, इंटरनल हायरार्की है इंस्टीट्यूशन अपने आप में। बट फिर वैसा ऑफिसर सर्व कैसा कर रहा होगा वही जो अपने अंदर यही लेके बैठा है कि यार सेटिस्फाइड नहीं हूं, जबकि व्यवस्था ये है कि एक ऑफिसर को इतना पैसा, इतनी प्रेस्टीज, इतनी पावर और इतने स्टाफ दे देंगे कि उसको लगे कि मैं अब तो राजा हूं, अब मैं काम ढंग से करूंगा।
लेकिन वही आदमी इंटरनली इतना ही ज्यादा अपने आप को छोटा महसूस करता Inferior है, उसके हाँ, अंदर है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो आदमी फिर कैसे सफल और ये भी है कि आईएएस, कोई भी मानता है कि आईएएस जो है आईपीएस से बड़ा है, उसके ऊपर ये भी माना जाता है कि दिल्ली का आईएएस बड़ा होगा उड़ीसा के आईएएस से। हाँ। वहां पर भी हायरार्की है, जो कि हॉरिजॉन्टल हायरार्की है, बट हायरार्की वहां पर भी है। हायरार्की तो मतलब बबूल का पेड़ बोओगे हम्म। तो फूल तो कहाँ से होगा? फूल होते हैं बबूल पे? फूल होते हैं, ये तो होते हैं, मैंने तो देखे। ये बबूल पे फलियां होती है। हाँ। खोखे तो होते हैं, हाँ, बबूल नहीं होता, वो अपने यहाँ जो होता है कीकर होता है, कीकर होता है। कीकर तो अलग चीज होती कीकर है। पे तो कीकर पे कीकर होता है, तो कीकर ही होता है, बबूल हाँ, कुछ कीकर और ही है। होता है गाँव में। कीकर होता है कीकर वो। एक्चुअली क्या हुआ, एक टूथपेस्ट आता है, हम्म। ठीक है, वो बोलते हैं कि लेकिन हमारे आपको पता है कीकर आया कहाँ से था इंडिया में? बाहर से इंपोर्ट करके कुछ नहीं, तो डाला था। नेहरू जी ने ये क्यों रहे हो नेहरू जी बोल नेहरू रहे? जी? नहीं नहीं, ये स्टोरी हमें फीड की गई है, हंस इसलिए रहा हूँ, आगे तो सुनेगा तो पता नहीं। ठीक है। कि नेहरू जी जो है वो हेलीकॉप्टर लेके पूरे इंडिया में राउंड लगाया उन्होंने, अच्छा। और उन्हें जहां पर पेड़ नहीं दिखे अच्छा, ये कहानी है। वहां पर उन्होंने बीज फेंक दिए कीकर के। हाँ। इसलिए कीकर जो है आपको सब जगह दिखता है। हाँ। इसके लिए दो भी रीजन है, एक तो कीकर सब जगह दिखता है, चाहे मैं बैंगलोर गया वहां पर भी कीकर दिखा। अच्छा, मुझे लगा राजस्थान में है सिर्फ। मेरे को भी वो लगता तो मुझे भी लगा। हाँ, मुझे लगा ये- कि वो सूट करता है राजस्थान में। हाँ, मुझे लगा चार हरियाणा- आम के पेड़ के बीच में एक कीकर था। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। और दूसरा ये भी था, उस टाइम हेलीकॉप्टर का एक्सेस नेहरू जी के अलावा किसके पास ही होगा? नहीं, ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी के अलावा सिर्फ बीका जी के जो हल्दीराम वाले जो है, इनके जो संस्थापक थे, हम्म। उनके पास एक्सेस था प्राइवेट जेट का हम्म। राजस्थान में। एक्सेस तो सुभाष चंद्र बोस के पास भी That's not good. कीकर का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है, स्टोरी नहीं है, एक इंस्टेंस है कि मैंने मेरे पापा की बचपन की शादी की रिकॉर्डिंग देखी। बचपन की शादी की रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने बचपन में देखी मेरे पापा की शादी की रिकॉर्डिंग। ओके। तो जब शादी की रिकॉर्डिंग होती है तो क्या करता है कि जैसे कि बारात निकली घर से, तो गाड़ी के डैशबोर्ड पे कैमरा रख दिया जाता है, और वो लड़के के घर से लड़की के घर जब गाड़ी जाती है, वो पूरा रास्ता रिकॉर्ड होता है, और वो पूरा का पूरा रास्ता रिकॉर्डिंग में होता है। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे पापा की शादी की ये वाली रिकॉर्डिंग है, उसमें रोड है, रोड के दोनों तरफ कीकर है, बस पूरे रास्ते में कीकर के अलावा कोई पेड़ ही नहीं है। तेरे पास तेरे पापा की शादी की रिकॉर्डिंग है? हाँ। मेरे पास पापा की शादी 2 साल पहले हुई थी। कब हुई थी? और ये पूरा रास्ता तभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। हाँ, मतलब ये तो प्रॉपर व्लॉगिंग है ना, 27 एक साल ये तो पहले, 27। व्लॉगिंग है प्रॉपर, रास्ते का ऐसे रिकॉर्ड करना, आगे और लगा के। इतनी बड़ी रील लगाने के लिए तो साथ में वो लेके चलना पड़ेगा, वो सिनेमा वाले। हाँ। ये काफी 27 साल पहले। हाँ। मुझे तो ये लग रहा है विजनरी फादर। तेरे पापा जो इसको एपिसोड रिलीज कर सकते हैं डे 1। और एक और इंटरेस्टिंग ये भी है कि मेरे पापा की जब शादी हुई, वो ऐसे ढानी टाइप जो बोलते हैं इलाका, जो गांव है और चारों तरफ खेत है, तो वहां पर थी। अब मेरे दादा ने क्या किया, घोड़ी का इंतजाम नहीं किया। उन्हें लगा कि वहां पर तो कौन ही घोड़ी देखेगा, क्या घुड़सड़ी होगी। तो मेरे पापा नाराज होके बैठ गए कि मैं तो घोड़ी आएगी तभी यहाँ से उठूंगा। फिर मेरे दादा 2 घंटे 3 घंटे में कहीं से घोड़ी लेकर आए, और फिर मेरे पापा बैठ के गए। वीडियो कैमरा है लेकिन घोड़ी नहीं। पापा के नखरे तो थे कलेक्टर वाले। लेकिन नहीं बन पाए तो कुछ लोग एस्पायरेंट ही रह जाते हैं। गाँव के नामों से इमेज भी एसोसिएट होता है। चोमू करके एक गाँव है, ठीक है, जयपुर के पास है। चौमू के चौराहे पर एक बुढ़ा बैठा नंगा, हाँ, राहगीर वगैरह। आते जाते खूब राहगीर का गाना है। सुना दो? प्लीज, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाएगा राहगीर भाई की तरफ से। आवाज भी तो आपकी रागीर जैसी है, रागिर जैसी सेम ही। अच्छी, मैं अच्छी मानता हूँ। राहगीर की आवाज बहुत अच्छी है। राहगीर तो अच्छी नहीं, है यार। आपकी रागिर से अच्छी है। ये नहीं। मैं नहीं मानता। ये तो मैं नहीं मानता हूँ। मेरी पोएट्री आपकी पोएट्री रागिर से अच्छी है। नहीं। नहीं, चलो, आपको कम से कम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, जो कि है। हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट में आजकल कम होता जा रहा है, नहीं है। मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी सेल्फ रियलाइजेशन होता होगा, ऐसा मुझे लगता मुझे है। लगता है एक समय के बाद उनको होता होगा। हाँ, लेकिन वो इतना प्रेशर होता है ना, हाँ। घर से, सोसाइटी से, बिना बोला प्रेशर। हर बार जरूरी नहीं है कि कोई फीड ही कर रहा होगा, मेरा बेटा करना ही पड़ेगा। अपने आप भी होता है कि अपने आप यार भी आ जाता है। इतना रह गया था, इतना सा। है ना, 1 नंबर से रह गया था, मेन चीज तो नहीं हुआ, एक पेपर ही तो गंदा हो गया, उसी में बीमार भी था मैं उस टाइम, तो ब्रेकअप हो गया था, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक वो अचीवेबल लग रहा है
जब तक किसी ने अपना 100% नहीं दे दिया है तब तक उसको लगता है कि अगली बार 100% दूंगा, और 100% कोई दे ही नहीं सकता। कभी बीमार होता है, कभी कुछ होता है, कभी किसी की शादी हो जाती है, दोस्त की शादी हो जाती है, तो वो ये लूप रहता है 100%, लैक ऑफ 100% एंड एस्पायरिंग टू गिव 100%, और फिर 100% फेलियर होता है उस चक्कर में। मेरे लिए एक चीज जो मुझे रोक रही है ये करने से यूपीएससी में एक्टिवली जाने से, वो है इसके स्टेजेस, प्री, मेंस, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, शुरू से ये मेरे को पसंद नहीं है। एटलीस्ट प्री का ऐसा होना चाहिए, एक बार हो गया 2-3 साल वैलिडिटी हो, एटलीस्ट बार बार उस चीज पे ना जाना पड़े ना। एक बार आपने बोला मेमोरी चेक करनी है, कर ली, हो गया पास, अब थोड़ी लॉस हो जाएगी 2 साल में तो लॉस नहीं हो रही हर है। साल मेमोरी का चेक कर रहे हो ये यार। बात एक सही बार हो है। गया, 3 साल वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आप मेंस दे दो। मेंस मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि मेंस के बाद वापस 2 साल वैलिडिटी दे दो, वो नहीं, एटलीस्ट प्री की वैलिडिटी होनी फ्री चाहिए। की वैलिडिटी होनी चाहिए है ना? मेरा एक और ऑब्जेक्शन है कि आपने प्रीलिम्स ले लिया, मेंस ले लिया, लेकिन फॉरेन सर्विस जैसी सर्विस के लिए अलग से पेपर होना चाहिए। ये जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। वहाँ डिसअपॉइंटेड लोग नहीं चाहिए हाँ। कि अरे मेरे को तो IAS मिला नहीं। एग्जैक्टली, हाँ। वहाँ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो Exactly. दुखी हो कि यार वही। आईएएस बन गया होता ना आज। हाँ, अगर फॉरेन पॉलिसी में या फिर स्टडीज में, इंटरनेशनल स्टडीज में स्पेशलाइजेशन है, वो तो हमेशा बेटर ही होगा ना। समवन हु हैज Exactly. जस्ट रेड इट फॉर द सिलेबस। मतलब बेटर होना हो, उसमें पोटेंशियल तो ज्यादा ही है हाँ। ना कि उसने बेसिक कवर कर लिया है, अब आपको उसको वो नहीं बताना है ना। ऐसा ना हो कि वो बाद में बोले कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग होता है, मेरे को तभी पता चला, है ना, वैसा ना हो। आईएफएस को ज्यादा बुरा इसलिए भी लगता होगा क्योंकि एक बार कोई आईएफएस बन जाता है शायद, तो वो दोबारा यूपीएससी दे भी नहीं सकता, दे सकता है, पर उसको रिजाइन करना पड़ता है। रिजाइन करना पड़ता है। रिजाइन करके Job secure नहीं रहता। जॉब सिक्योर नहीं है। सिर्फ एक ही सर्विस ऐसी है। आईएएस और आईएफएस मेरे ख्याल से आईएएस दोनों और ऐसे ही हैं। आईएफएस दो ही ऐसी सर्विस है। आईएएस के बनने के बाद यूजुअली ऐसा लोग नहीं भी देते होंगे कि हाँ। आईएएस बन ही गया हाँ। तो। नहीं गया। आईएफएस बनने के बाद भी आपको रिजाइन करना पड़ता है। मुझे नहीं पता इन्होंने किस बेसिस पर ये क्राइटेरिया बनाया कि आईपीएस के लिए जरूरी नहीं रिजाइन कि करना। लोग तो आईएफएस आईएएस बनने के लिए आए हैं। हाँ। हमने एक बार ये क्लियर कर लिया तो बाकी जबकि आईपीएस भी एक ऐसी सर्विस है अपने देश में काफी- जो लोग एस्पायर करते हैं काफी ज्यादा कि मैं पुलिस बनूंगा। अभी आई थिंक बढ़ भी गया आईपीएस का ट्रेंड। हाँ, recent times में। और नहीं, मुझे बचपन से ही याद है, ऐसे गांव में हम लोग जो भी थोड़े बहुत हट्टे कट्टे होते थे, उनका होता था फौजी बनूंगा या पुलिस बनूंगा, ऐसा होता ही था हमेशा से। तो उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, आईपीएस से कोई बन गया तो फिर ठीक ही है यार। बट मूवी भी है ना, गोल्ड टूट जाते हैं, लिस्ट में नाम आता है ना, तो आपको गोल्ड में ताकत नहीं बचती है। ये कहाँ पे है ये? जब से लिस्ट में नाम आ गया ना, आईपीएस बन गया। तो सबसे पहले आपको गोल्ड में सबसे पहले आप घुटनों के बल गिरते हो, गिरते हो, ठीक है। फिर आपकी गर्लफ्रेंड आती है आपके पास, फिर आपकी आंखें आपके आंसू होल्ड नहीं कर पाती है। हाँ। और उस दिन गरीब दिखना पड़ेगा आपको। अगर आप उस दिन तैयार होकर चले गए, सूट बूट पहन के, तो फिर तो आप सही कैंडिडेट नहीं हो। आपको जितना हो सके गरीब दिखना देखो पड़ेगा। यार, आपको मीडिया किसी कवरेज का- देखने का मिलेगा। किसी के स्ट्रगल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विनोद चोपड़ा को तो विक्रांत में से लेकिन बन गया था आईपीएस के बाद वो गाना निकाला उसने, मोदी बस ब्यूरोक्रेसी एक्सप्लेन्ड। एक साल के अंदर अंदर देखा। बट ब्यूरोक्रेसी का ऐसा कुछ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी मनमोहन है तो मुमकिन है भी कर सकता है, मोदी है तो मुमकिन है भी कर सकता है। वो तो काम है उनका फैसिलिटेट। और वही उनकी यूएसपी है कि चाहे तुम पॉलिटिकली कुछ भी करो, हम देश में एक इंस्ट्रूमेंटल लेवल पर स्टेबिलिटी बना के रखेंगे। हाँ। और देखा जाए अभी का अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम देखें बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया का पॉलिटी इज वेरी स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ अपने नेबर के आसपास अपने भी आसपास आसपास देख लो भाई। भाई, एक बार अपने आसपास देखें तो एक कंट्री ऐसा नहीं है जो सही जा रहा है। ठीक है, सही इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे कि देश की क्या हालत है, बाकी देशों की क्या हालत है। बात सिर्फ स्टेबिलिटी की हो रही है कि स्थिरता कितनी है हाँ, मतलब सरकार में। लोगों के पास कितनी हाँ, पावर है हम चीजों को डेवलपमेंट, इकोनॉमी या दूसरे जो मेजर्स हैं डेवलपमेंट मेजर करने की, उसकी बात नहीं कर रहे। स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्टेट, वो वो बरकरार है हमारे पास काफी टाइम से। एक इमरजेंसी को छोड़ दें तो। लेकिन उसके बट मेरा एक क्वेश्चन है,
ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसने ये क्वेश्चन मेरे मुंह पे फेंक कर मारा, ठीक है, मैं आप लोगों के मुंह पे फेंक के मारता हूँ कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट है, वो तैयारी करता है और तैयारी रेगुलरली करनी पड़ती है, ठीक है, मुझे पता चल गया कि रेगुलरली करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें उस प्रोसेस में वो सोसाइटी से कट जाता है, अपने रूम में रहता है, तैयारी करता रहता है, तो उस प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव बनता है कि नहीं, क्योंकि जब वो सर्विस में जाता है तब उसे लगता है कि बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ यार मैं, तुम लोगों को क्या पता है, आज तुम लोग यहाँ आके अपने आप को राजा समझ रहे हो, ठीक है, आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ ना, बहुत मेहनत करके आया हूँ, बहुत ऐसे रातें काली की है मैंने, ठीक है, फिर वो उस प्रोसेस में वो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो जाती रहती है और फिर वो अपने आप को राजा और पब्लिक को प्रजा समझ के ट्रीट करने लगता है। ऐसा होता होगा क्या इसमें मुझे लगता है ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मान लो कोई इंसान है वो 10 घंटे पढ़ रहा है और उसके बाद में जब वो बाहर निकलता होगा तो उसको कोई भी ऐसा इंसान जो उसके जैसा कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो उसको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता लाइफ में कुछ भी, ठीक है, मैं हूँ जो 10 घंटे लगा रहा हूँ किसी चीज में, तो अब मैं डिजर्व करता हूँ टू बी ट्रीटेड एज समवन स्पेशल, ठीक है, तो जब वो वहां पहुंच जाता है अथॉरिटी पर तो वो बाकी लोगों को ऐसे ही कम काम करने वाला आंकने लगता है कि ये उतना मेहनत नहीं करता। और ये भी है एक, मुझे लगता है कि एक आदमी को बिल्कुल सोसाइटी से काट दिया जाए, सारे सोशल रिलेशनशिप से डिवॉइड कर दिया जाए। जो आदमी 1 साल तक अकेले अपने कमरे में रहा है, जो आदमी सेक्सुअली इमोशनली डिप्राइव है, वो एकदम से जब आईएएस बन के सर्विस में जाता है या फिर कुछ भी बन के सर्विस में जाता है, तो मैं इस बात को मान सकता हूँ कि थोड़ा सा इनसेंसिटिविटी उसमें आती होगी। ये ऐसा है, वो 4 दिन अपन जिम जाते नहीं, बोलते हैं कि फॉर्म खराब है, इन सबकी फॉर्म खराब है, ठीक है, सिर्फ मेरे को पता है। उसकी प्रोसेस उल्टी नहीं होनी चाहिए कि वो एक ऐसी जगह से आ रहा है, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं, बढ़िया से उनकी तैयारी इतनी स्ट्रगलिंग नहीं होती, मे बी रिग्रेस होती होगी लेकिन स्ट्रगलिंग नहीं होती क्योंकि रिसोर्सेज सारे रहते हैं। बट समवन हु इज इन लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करके एक पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो वो एम्पैथी तो ज्यादा होनी चाहिए ना कि अब मैं पोजीशन पे हूँ, मेरे को पता है कि मेरी कम्युनिटीज में कैसे स्ट्रगल है, मैं किस सोसाइटी से आता हूँ, तो एम्पैथी ज्यादा डेवलप होनी चाहिए ना, वो ऐसे अपोजिट में कैसे हो रहा है। इसमें मैंने एक चीज ट्रेंड में नोटिस किया है कि अपने यहाँ पर, मुझे नहीं पता बाकी कंट्री से, मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया ये चीज कि जब हम किसी के प्रति सेंसिटिविटी दिखाते हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि सामने वाला इंसान जो है बहुत ही ग्रेटफुल हो उस चीज के लिए। हमें कोई ऐसा इंसान आंखों में आंखें देखकर हमसे कुछ भी चीज अगर उसे वो बोलते राइटफुल, मैं डिजर्व करता हूँ। हम ये देखते हैं कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स गरीब लोगों के साथ वो करते हैं, बदले में गरीब आदमी झुकता है, तब उसको लगता है राजा वाली फीलिंग है हमारे अंदर। डोनेशन ये सही बात है। वो एक वीडियो देखा मैंने भी, एक पुलिस ऑफिसर है, वो कहीं तो कुछ रेड वगैरह करने गया है, तो वो उस घर के बाहर एक लड़की खड़ी है और वो उसको इंग्लिश में कहती है कि यू हैव नो राइट टू ट्रेसपास इन माय प्रॉपर्टी और समथिंग। तो उसको बड़ा भयंकर गुस्सा आता है, वो कहता है बहुत अंग्रेजी बोल रही है ना ये, अंदर घुसो, हम वो करेंगे जो हमारे राइट में, सामान बाहर निकालो सारा, है ना। उसको उस बात पे गुस्सा आ गया। वो अगर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और कहते सब ऐसा मत कीजिए, अंदर मत घुसिए, तो शायद वो नरम रहता, पर क्योंकि उसने अंग्रेजी में, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे सामने तुम अंग्रेजी में अपने राइट्स की बात कर रहे हो, तो मैं दिखाता हूँ मेरे राइट्स क्या है, मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। तो जो बोल रहे हो ना कि उसको एम्पैथी क्यों नहीं है साथ वाले लोगों के प्रति, क्योंकि साथ वाले लोग उसको वैसे नहीं देख रहे हैं कि मैं झुक के, मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे को तो ऐसा ट्रीट नहीं कर रहे, तो मैं क्यों सेंसिटिविटी दिखाऊं। वो तो मेरे साथ में बोल रहे हो भाई कैसा है, तो मेरे को स्पेशल ट्रीट करना चाहिए उनको। हम भी एम्पैथी की बात कर रहे हैं कैंडिडेट की जो कि आईएएस बना, तो आप लोगों को ये भी लगता है क्या कि जो उसकी फैमिली है उसमें भी एम्पैथी थोड़ी चेंजेस आते हैं कि वो भी फील करते हैं कि मेरा बेटा आईएएस है, हम तो प्रिविलेज्ड है, लेकिन मेरा भाई आईएएस है। जिस देश में कार के पीछे सरपंच का भतीजा लिख सकते हैं वही ठीक है, वहाँ अगर आईएएस हो घर में तो ये तो ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। मैं जानता हूँ एक महिला है, ठीक है, उनकी बेटी जो है वो आईएफएस ऑफिसर है। वो ऑलमोस्ट डेली उनकी बेटी कहाँ जाती है, यूएन जा रही है, केन्या जा रही है, युगांडा जा रही है, वहाँ किस कॉन्फ्रेंस में भाग लेती है, उसको वो डेली पोस्ट करती है। एक तो ये हो सकता है कि वो प्राउड है अपनी बेटी पे,
और दूसरा ये हो सकता है कि वो अपने लिए बताना चाहती है दुनिया को कि मेरी बेटी कौन है ना, मेरी बेटी IAS ऑफिसर है, दुनिया घूमती है। वो तो प्राउड लेते हैं, प्राउड तो लेते ही होंगे, वो तो उसमें तो डाउट नहीं है, मतलब जनरलाइज नहीं कर सकता लेकिन लेते ही होंगे। मैंने भी देखा है ऐसे जिनके बच्चे कुछ कर लेते हैं, वो दूसरे के बच्चों को देखकर मुंह बनाते हैं, ये क्या है, क्या कर रहे हैं। ये मैंने काफी नोटिस किया है। ये तो हम लोग वो अंकल वाली बात करते आ गया। बहुत ही जाना पड़ता आई एम मोर इंटरेस्टेड कि एस्पिरेंट बन गया उसके बाद की बात है। एस्पिरेंट की लाइफ पे मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, उसका रूटीन क्या होता होगा मैं बताता हूँ। मतलब मेरा नहीं, लेकिन मेरे को याद आ गई इससे एक बात। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो था एस्पिरेंट, प्रॉपर एस्पिरेंट। प्रॉपर एस्पिरेंट बता रहा हूँ मैं। इम्प्रॉपर एस्पिरेंट होता है मेरे जैसा जो रात को बैठ के डिनर के बाद जेंगा खेलता है, ठीक है ना, ये सब बातें करता है तुम लोगों के साथ बैठ के। प्रॉपर एस्पिरेंट होता है जो डिनर के बाद बैठ के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाता है, उस टाइप का प्रॉपर एस्पिरेंट, ठीक है। वो क्या करता था कि रोज पढ़ाई करता था, जैसे आज इंटरनल सिक्योरिटी की पढ़ाई करी, उसके ऊपर जो यूट्यूब पे जो टीचर्स होते हैं वो कुछ किसी ने मूवी बता दी कि यार इंटरनल सिक्योरिटी पे एक काम करो, तुम गंगा जल देख लो, ठीक है, तो ऐसी मूवी भी देख लेता था एक आधी कोई, ठीक है, ऐसे देखता था वो, ठीक है। वो तैयारी करता था, पढ़ता था, शाम को मुझे कहता था कि वॉक पे चलते हैं। वॉक पे मुझे पूछता था कि ये नक्सल कॉरिडोर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, तेरे को पता है? मैं कहा मेरे को तो नहीं पता, मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा उसने बहुत बार किया। ज्योग्राफी में ऐसे, आज बारिश का मौसम है कि ये बारिश क्यों होती है तेरे को पता है? मेरे को तो नहीं पता, फिर मैं बताता हूँ। तो उसका ये रूटीन था डेली कि मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, शाम को अंकित को बोलूंगा कि वॉक पे चलते हैं और उसके थ्रू रिवीजन करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई टीचर तो बता ही रहा होगा कि किसी को जब पढ़ाते हैं ना तो ज्यादा मेमोराइज जाता है। उसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग रूटीन था, वो रोज सुबह अखबार आता था घर पे, द हिंदू उसके, तो हिंदू को वो पढ़ के और ऐसे जमा करके रख रहा था। तो एक बार मैं गया उसके रूम पे, तो मैंने बोला कि ये इतना अखबार जमा किए हुए रद्दी में दे भाई, 2-4 पैसे आएंगे। उसने बोला नहीं, जब सिलेक्शन हो जाएगा और मीडिया वाले यहाँ पे आएंगे वो जरूरी है, तब उनको दिखाऊंगा कि इतना पढ़ना पड़ता है। माँ बाप के लिए जब बेटा IAS बनता है वो तो बाद का प्राउड है, वो तो बाद में प्राउड फील करता है। लेकिन जब वो देखता है कि घर में अंग्रेजी न्यूज़पेपर आ रहा है और मेरा बेटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसमें भी वो प्राउड फील करता होता ही है। मेरे घर पे बुक शेल्फ है, उसमें मैंने अपनी किताबें रखी हुई है, तो उसको अभी कोई नहीं हटा रहा 3-4 साल से। तो मेरी मम्मी का आर्ग्यूमेंट यही है कि जब घर पे कोई मेहमान आता है और वो कहता है इतनी किताबें कौन पढ़ता है? मेरा बेटा वो पढ़ता है। तो वो तो रहता ही है घर वालों को, ऊपर से अंग्रेजी में कुछ हो तो और भी। हमारे यहाँ तो हिंदी में था, हमारे यहाँ बचपन में हिंदी कौन बोलता हिंदी जो बोलता है उसको एलिट समझते थे। हिंदी जो थी, मैं जब 4th-5th में था तब हमें हमारे टीचर ने नया बोलना स्टार्ट किया था कि हिंदी बोला करो। मुझे नहीं आती थी हिंदी, और बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो किताब पता नहीं कैसे पढ़ लेते थे हम लोग, बट नहीं आती थी बोलनी। तो उन्होंने कुछ लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग पेन देंगे, जो भी बच्चा हिंदी बोलेगा उसको हम साल के एंड में पेन देंगे। ठीक है, साल के एंड में पेन दे देंगे जो बच्चा हिंदी बोलेगा। तो एक बच्चा था, वो हमेशा जीतता था पेन। मेरे बात आ गई ईगो भरी। मैं बोला कि ये बिना पेन जीते ये अपने लाइफ में उस बच्चे से कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा, बिना पेन जीत, या पेन नहीं जीतना, पेन पे गोली नहीं था। नहीं, पेन जीतना, क्वाइट कॉन्ट्ररी, पेन जीतना ही नहीं है। तो मैंने हिंदी नहीं बोली कभी। स्कूल में 10th-12th तक पढ़ता था, थोड़ा बहुत छुप छुप लिखता भी था कभी कभी। बोलूंगा नहीं बोलूंगा तो पेन जीत जाऊंगा। छुप छुप कैसे लिखता था कि जीत ना जाऊं, देख लिया कि इसको हिंदी आती है, देख लिया ये कौन है, देख लिया ये कौन, जीत जाऊंगा। सब नहीं जीतना मुझे, ये नहीं दिखाना कि अच्छा ये हिंदी बोल रहा है, राजस्थानी हो गया। ठीक है, तो अभी तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस चीज पे कि पेन नहीं जीता। हिंदी का हमारे यहाँ था थोड़ा सा, अंग्रेजी का होता है शहरों में, हमारे यहाँ था। हमारे यहाँ अंग्रेजी का है और शुद्ध हिंदी का है कि हाँ, टूटी फीटे तो कोई भी बोल लेता है, शुद्ध हिंदी बोल के देखो। प्योर हिंदी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हमारा क्या है, हरियाणवी जो है वो मेनली एक डायलेक्ट है। तो गुड़गांव का जो बोली है वो कम
अड़कपन के साथ आती है, इतना हरियाणवी टोन्स में नहीं होता। तो वहां पर फिर ये हो जाता है कि ये जो तुम हरियाणवी बोल रहे हो, क्योंकि एक एंग्जाइटी भी है कि तुम एक ऐसा एरिया में हो कि जहां पर तुम प्योर हिंदी भी नहीं बोल पा रहे, कोई इंग्लिश भी नहीं बोल रहा और कोई हरियाणवी भी नहीं बोल रहा, तो बीच का एक जो प्योर हिंदी है वो तुम्हें आनी चाहिए, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम हिंदी बोल के दिखाओ। पर यार हिंदी से याद आया, हिंदी में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये रहेगा हिंदी में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हाँ, उसकी सक्सेस रेट बहुत ही कम है। उनकी हालत और ज्यादा खराब है। हाँ वैसे भी कमी है सक्सेस रेट। हम्म। ओ